हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें ये सेल और सेल ऑर्गेनेल्स का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 है, तीसरा भाग है। इसके पहले हम सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के 2 पार्ट डाल चुके हैं और ये सब सेल और सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है और उनको सभी पार्ट्स को देखिएगा। तो इसमें हम जानेंगे बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य क्या होता है इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में या गोल्जी apparatus के बारे में, और इसी में लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इसमें तीसरी जो चौथा जो हमारा पार्ट होगा, इसी तीसरे पार्ट में ही हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका। साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन चारों जो सेल के कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इस वाले हम पार्ट नंबर 3 में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। कोशिका द्रव्य, तो जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। हम लोग पीछे पढ़े प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मेन पार्ट होता है, अधिकांश हिस्सा जो होता है, वो साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड मटेरियल होता है, प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तरल कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है, एक फ्लूइड मटेरियल होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें अधिकांश जो मात्रा होती है वाटर की होती है। मोस्ट ऑफ द जो अमाउंट होती है वो वाटर की होती है। अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 70 to 85% वाटर होता है। 70 to 85% वाटर होता है कंपोजिशन में। उसके साथ साथ में इसमें शुगर्स होते हैं, बहुत सारी शर्कराएँ होती हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स वगैरह। इसमें ये सब सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। इसमें जो इसकी अगर बारे में जाना जाए तो ये शुगर्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं जिनको लवण कहते हैं, खनिज कहते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, इसमें सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, टीआरएनए, प्रोटीन्स पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनको हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें ये विजुअलाइज हो जाते हैं। हाई मैग्नीफाइंग जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, उसके द्वारा इनको देखा जा सकता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स की मोशंस होती रहती हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है, इसलिए इसके बाद में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानेंगे। साइटोप्लाज्म इज ए jelly like fluid present in the cells which हैज़ मैनी सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, जिसमें बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं विद सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं जो अगला जो साइटोप्लाज्म के बाद का जो पार्ट है उसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है और कहाँ पाई जाती है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरनली न्यूक्लियस से अटैच होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ में इसका अंदर से जुड़ाव होता है, और आउटरली इसका जुड़ाव जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो इसका काम होता है जो विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस हैं उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम
करती है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ER कहते हैं। ये दोनों प्रकार की सेल्स में पाई जाती है और इसका जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंटरनली अटैच होती है। वहीं अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो ये एक्सटर्नली सेल मेम्ब्रेन से या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जुड़ाव रहता है, उसका प्लाज्मा झिल्ली से। और विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उसको सेल के अंदर ही ट्रांसफर करने का काम करती है। उसमें भी बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है ये न्यूक्लियस से बाहर की ओर। तो इसमें जो ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो KR पोर्टर ने। KR पोर्टर नामक एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1945 में 1945 में इसकी डिस्कवरी की थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका की। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये एक एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। इट्स एन एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये एक प्रकार का बहुत सघन प्रकार की झिल्ली युक्त नलिकाओं का घना जाल होता है। सघन प्रकार की झिल्ली युक्त नलिकाओं का जाल होता है एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स। ये आउटरली अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इंटरनली अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रकीय झिल्ली से अंदर से जुड़ा होता है और बाहर से प्लाज्मा झिल्ली के साथ इसका जुड़ाव होता है। तो ये इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, एक चैनल का फंक्शन करता है, एक माध्यम का कार्य करता है और ये ट्रांसपोर्टेशन करता है जो सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फॉर्म होते हैं उनको बाहर ले जाने का काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है। लेकिन सेल के अंदर ही ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने का काम हम पीछे जान चुके हैं कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अपने मेथड से किया जाता है। अब ये 3 प्रकार का होता है। उसमें सिस्टर्नी होती हैं। एक जो इंडोप्लाज्मिक इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। इट हैज़ 3 फॉर्म्स। एक को कहते हैं सिस्टर्नी। दूसरी फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं वेसाइकल्स और जो तीसरी फॉर्म होती है उसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। जो सिस्टर्नी वाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो ब्रॉड, फ्लैट और इलांगेटेड और पैरेलल होती हैं। ये ब्रॉड, फ्लैट, इलांगेटेड और पैरेलल होती हैं। इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये लंबी आकार की होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इन पर इस तरह से ऐसे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स चिपके रहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। और ये ब्रॉड होती हैं, फ्लैट होती हैं और इलांगेटेड स्ट्रक्चर होती है इनकी। और उसके बाद में जो वेसाइकल्स होते हैं ये गोल आकार की होती हैं, स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर होती हैं इस तरह की। और ये गोल आकार की स्ट्रक्चर उसको हम कह देते हैं वेसाइकल्स। उसके बाद में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होती हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसीलिए इनको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इस तरह की जो इनकी शेप होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह से और इनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ट्यूब्यूल्स को। इस तरह से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 फॉर्म्स की होती हैं। और इसके बाद में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके टाइप्स को जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं अंतःप्रदव्य जालिका वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका इसको कहते हैं, चिकनी
अंतः प्रदव्य जालिका के नाम से इनको कहते हैं। इसलिए इनको स्मूथ कहा जाता क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं, या कह सकते हैं अब्सेंट होते हैं इनकी सरफेस पर, इसीलिए ये चिकनी प्रकार की होती हैं। और दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिकाएं होती हैं उनको कहते हैं RER या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी प्रकार की अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। चूँकि इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसीलिए इनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसीलिए इनकी जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके द्वारा फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, जो वसा के कण हैं उनका संश्लेषण किया जाता है जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका है उसके द्वारा। वहीं जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की संश्लेषण की क्रिया इनके द्वारा की जाती है, चूँकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में अगला जो इसी का जो सब टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। ये वाला जो हमारा जो सेल का कंस्टिट्यूएंट है ये हमारा 7th पार्ट है, इसको हम कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के नाम से इसको जानते हैं। और ये एक प्रकार की बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होती है और ये सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और ये सिस्टर्नी से मिलकर के बना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। इस तरह की ये स्ट्रक्चर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ये सभी सेल्स में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी 1894 में। कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में इसकी खोज की थी। 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी गोल्जी बॉडीज की, इसीलिए इसका नाम कैमिलो गोल्जी के नाम पर गोल्जी से इसको जाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एनिमल सेल में इसकी डिस्कवरी की थी। 1898 में एनिमल सेल में इसकी खोज की थी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस की। ये एक प्रकार की फ्लैट और कर्व्ड स्ट्रक्चर होती हैं, चपटी और बाइकॉन्केव शेप्स की उभयोत्तल प्रकार की संरचना की ये एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है या सेल ऑर्गेनेल होता है कोशिकांगक, और ये थोड़ा कर्व्ड होती है, फ्लैट होती है, सिस्टर्नी की बनी होती है, जो सिस्टर्नी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। और जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका जुड़ाव इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिकाओं से द्वारा रहता है। इसके बाद में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल प्लेट फॉर्मेशन, कोशिका की जो प्लेट बनती है बीच में, जो सेल प्लेट बनती है सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में, उसको निर्मित करने का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, उसमें सहायक होता है। उसके अलावा ये असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स बनते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनकर के आते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन जो राइबोसोम्स का असेंबलिंग, उनको एकत्रित करना और उनको भंडारित करके व्यवस्थित करने का काम होता है किसका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो ये असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ
राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को एकत्रित करने का और उनको एकत्रित करने का और भंडारित करने का काम, स्टोरेज करने का काम कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ जो इसमें जो भी सेल होती है उसके अंदर बाहर जो भी राइबोसोम्स होते हैं उनको एकत्रित करने का काम करती है। उसके अलावा जो लाइसोसोम्स फॉर्म होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो भी काम गोल्जी बॉडी ही करती है और कॉम्प्लेक्स शुगर्स का फॉर्मेशन करती है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन का जो वर्क है, कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन करती है। और इसके साथ साथ जो लाइसोसोम्स फॉर्मेशन है, लाइसोसोम फॉर्मेशन, ये वाला फंक्शन भी इसके द्वारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने क्या जाना? इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ सेल ऑर्गेनेल है, एकहरी झिल्ली से बना हुआ सेल ऑर्गेनेल है और ये सिंथेसाइज करता है विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर के आते हैं। और इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करने में सहायता करना, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ राइबोसोम्स करता है। साथ ही साथ जो भी लाइसोसोम फॉर्मेशन होता है इसमें इसके द्वारा होता है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स या जटिल प्रकार की शर्कराओं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। इसके बाद में जो हम 8th जो इसका सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं लाइसोसोम्स। इसके बाद हम 8th जो सेल ऑर्गेनेल है, 8th सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? इस लाइसोसोम्स एक ग्रीक टर्म है जिसका मीन्स होता है, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोमा मीन्स होता है बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी, तो डाइजेस्टिव बॉडी को कहते हैं हम लाइसोसोम, डाइजेस्टिव बॉडी या पाचक काय, एक ऐसी बॉडी जो डाइजेशन पर्पस से सेल में पाई जाती है और ये स्फेरिकल शेप की होती हैं, गोल आकार की होती हैं, जिनको कहते हैं हम लाइसोसोम्स। और एनिमल सेल में इनकी जो नंबर्स होती है, लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में इनकी संख्या कम होती है और बैक्टीरियल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल सेल, उसमें ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं लाइसोसोम्स। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है, नंबर्स होता है, वो ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो गार्बेज सिस्टम का काम करते हैं। ये एक प्रकार का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं उनको पचाने का काम करता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं और इसको पचाने का काम करते हैं। ये सिंगल सेल मेम्ब्रेनस होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो इकहरी होती है, सिंगल लेयर या सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। इसकी लेयर जो होती है सिंगल होती है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेंट रखता है। और इसमें इसकी जो खोज की थी वो क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। क्रिश्चियन डी डुवे नामक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन डी डुवे। इन्होंने 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी, 1955 में, और 1974 में इनको नोबल प्राइज़ दिया गया था इसी खोज के लिए। 1974 में क्रिश्चियन डी डुवे को नोबल प्राइज़ से अवार्डेड किया गया था। इतनी बड़ी खोज की थी और इनको कहते हैं सुइसाइडल बैग्स या आत्महत्या के थैले कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आत्महत्या के थैले
सुइसाइडल बैग्स कहते हैं या बैग्स ऑफ सुइसाइडल कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जब भी कोशिका में मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होता है, उपापचयिक इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये बस्ट हो जाते हैं, ये फट जाते हैं, और फट कर के जो भी अपशिष्ट होता है, गार्बेज होता है, उसको बाहर त्याग देते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं सुइसाइडल बैग्स। ये गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है एक प्रकार का सेल का, और ये जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं बैक्टीरिया को छोड़कर सब में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइसोसोम से डाइजेस्टिव बॉडी है सेल का, बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, डिस्पोजल सिस्टम है, और एनिमल सेल्स में ज़्यादा संख्या में होता है, बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है। जो प्लांट सेल होती हैं उसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, विभज्योतिकी कोशिकाएं, उनमें ये पाए जाते हैं विभज्योतिकी, और लीवर सेल्स में पाए जाते हैं। और जो पैनक्रियाटिक सेल हैं, अग्न्याशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित रहते हैं। इस तरह से ये हमारा जो थर्ड पार्ट है सेल और सेल ऑर्गेनेल्स का, वो यहीं पर समाप्त होता है। और अगला जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम 8 सेल ऑर्गेनेल से आगे के पार्ट की स्टडी करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स, और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। और भी जो आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। सो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट।